इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मॉडलिंग और फिर सीरियलों में अभिनय की शुरुआत करने वाले अभिनेता शिवम खजूरिया से आज हम फिल्मी संगम चैनल पर बात करने वाले हैं। शिवम खजूरिया इन दिनों दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में निहार गोयल के किरदार में नजर आ रहे हैं। शिवम जी, मुझे कहें कि ये अभिनय का चस्का आपको कैसे लगा? इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्या काम नहीं आई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेरी लाइफ में जितना काम आई ना, उतनी और कोई चीज नहीं आई अभिनय में, मैं कहूँगा। क्योंकि अभिनय का चस्का मुझे बचपन से ही था। बचपन से ही मैं एक परफॉर्मर था। मुझे कभी भी लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने में कोई शर्म या कोई ऐसे झिझक नहीं महसूस होती थी। और मूवीज का मैं बचपन से फैन था, चाहे हिंदी मूवी हो, इंग्लिश मूवी हो, कहीं की भी मूवी हो, जो भी है, एक अच्छी स्टोरी सुनना और अच्छी स्टोरी देखना, वो हमेशा से ही एक इंटरेस्ट रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ मैंने प्लान किया कि मैं ये इंजीनियरिंग करूँ, वहाँ से मैं यहाँ आऊँ। ये सब अपने एक आई थिंक किस्मत लेके आई मुझे यहाँ पे। बट ये है कि हाँ, एक जो अंदर एक चिंगारी जो होती है ना, वो बचपन से थी। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम मेरे इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि मैंने जो सीखा अपने कॉलेज में बहुत चीजें सीखी। क्योंकि मेरा एक कॉलेज ऐसा था जहाँ पूरे देश दुनिया भर से मुझे लोग मिले, और जितना वहाँ पर मुझे एक्सपोजर हुआ, वहाँ पर अलग अलग थिएटर ग्रुप्स में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत की, दोस्ती की, जिंदगी को समझा। जैसे एक रेस चलती है कॉलेज में कि इतने % लाओ, फिर आप अच्छे स्कोर लाओगे, आपको अच्छी कंपनियों में बैठने का मौका मिलेगा, आप अच्छी कंपनी आपको उठा के ले जाएगी, आपका पैकेज अच्छा होगा। तो मैं उस रेस को देख के मुझे कभी भी एक पहले तो सबसे पहली बात है, मैं उस लायक अपने आप को मानता ही नहीं था कि मैं एक उस रेस में पार्ट ले सकूं। क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं रिलेशन जैसे होते हैं ना, जैसे इमोशन हो गए, रिलेशन हो गए, इन चीजों में मेरी ज्यादा रुचि रही है हमेशा से। तो मैं इन चीजों में अच्छा था। लेकिन मैं एक मतलब जिस चीज का मतलब मुझे पढ़ाई वगैरह को लेके मेरे अंदर कोई ऐसे नहीं था कि मुझे इससे आगे निकलना है या उससे आगे निकलना है। ये चीज मेरे अंदर बचपन से नहीं थी। तो मुझे पता था कि मैं अगर किसी भी फील्ड में जाऊंगा वो ऐसी होगी जिसमें नौकरी या 9 to 5 या इस तरीके का माहौल ना। आपने कहा कि आपको बचपन से ही अभिनय की चिंगारी लग गई थी, तो क्या वाकया था, कहाँ से क्या घटनाक्रम था? जी, सबसे पहले मैं जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं ज्यादा बड़ा हंसी मजाक वाला आदमी रहा हूँ बचपन। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो पहले तो हम जैसे कोई थिएटर में जाता था या कोई ऐसे कोई प्ले करता था स्कूल में, तो हम उसका मजाक उड़ाते थे, क्या है ये, क्या कर रहा है ये वो। तो हम उसका मजाक उड़ाते थे। तो एक दिन मेरे टीचर ने मुझे बोला कि तेरे को लगता है बड़ा आसान है ना, तू करके दिखा। तो मुझे ऐसे ही मैं घुस गया अंदर, और एक कोई हमने कुछ प्ले किया, कुछ सोशल मैसेज को कुछ ऐसा डे था, मुझे याद नहीं अच्छे से, बट कोई ऐसा मैसेज है, इसमें कुछ सोशल मैसेज देना था प्ले में कि लड़कियों के खिलाफ कुछ जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनको, उसके रिलेटेड एक प्ले था। तो मैंने उसमें पार्ट लिया और मैंने उसमें अपने से इतनी चीजें डाली कि बहुत से जो भी ऑडियंस में बैठे थे सब हंसने लग गए। या कुछ ऐसे कुछ कॉमेडी डाली मैंने अपने कैरेक्टर में, कुछ अपने से ही मैं शुरू हो गया। तो तब मुझे लगा कि यार, अगर मैं लोगों को, अगर मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हैं मेरी उम्र के, ये सब अगर मैं इनको अपने उसमें रख सकता हूँ, कि अगर मैं इनको एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ, तो मतलब मेरे अंदर वो बात कहीं ना कहीं है। और मुझे वो जो उस प्ले में खड़े होके लोगों के सामने, मुझे ऐसे कोई डर नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं, एक अलग सी, एक अच्छी सी एक्साइटमेंट आई। तो वो जो फील है ना, वो एक ऐसे कहते हैं ना, जैसे जो छोटे बच्चे के अंदर होती है, जब बच्चा नया छोटा बच्चा चलना सीखता है, जो एक वो एक्साइटमेंट होती है ना, मेरे अंदर वो मुझे महसूस हुई। तब मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ मजा आता है, यार ये सब मजा है। तो आप अभिनय में करियर बनाने के मकसद से ही बम्बई आए थे? जी नहीं, मैं अभिनय में मेरे बैक ऑफ द माइंड था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे था कि मैं ट्राई तो करूंगा। लेकिन हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज के सर्विस क्लास बच्चे होते हैं, हमें
बचपन से एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर तुम पढ़ाई करोगे और तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी में अच्छा मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, प्रमोशन में अच्छा काम करोगे तो तुम थोड़ा और आगे जाओगे। तो हमारे दिमाग को ही इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से भर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ आई नहीं, बट शुरू में एक वो तो रहता ही है, वो जिस तरीके से आपको सिस्टम जो आपके फीड किया आप वैसे ही चलोगे स्टाइल। तो मेरी प्लेसमेंट हुई कॉलेज से, एक कंपनी है यहाँ पर साइबर टेक करके, मैं वहाँ पे आया। तो वो एक्चुअली में यूएस टाइमिंग के हिसाब से चलती थी। तो जब वहाँ मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग्स थी वो रात के 8 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक थी। हालांकि इंडस्ट्री में जब आप आओगे तो ये कुछ भी नहीं है, 8 घंटे रात का शिफ्ट, ये नॉर्मल चीज़ है। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार रात को तो सोते हैं आदमी, मैं कैसे काम करूँगा। पर मैंने किया काम, बट मैं उस काम में बहुत बुरा था। मैं बिल्कुल भी, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इस काम को कुछ दे नहीं पाऊंगा। मैं कोई भी काम लाइफ में करता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि मैं क्या दे पाऊंगा अपनी तरफ से, मैं सर्व कैसे करूंगा उस चीज को। तो मैं उस प्रोफेशन को मैं सर्व ही नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं अपना कुछ इनपुट दे ही नहीं रहा था। जो एक फॉर्मेट है, जैसे वो जो काम था, एक सॉफ्टवेयर था, आपको उसमें वो डेटा डालना है, उसमें मेरा कुछ इनपुट ही नहीं था। बस मुझे जो दिया गया है, जो एक सिस्टम है, मुझे उस हिसाब से वो करना है। अपना 8.5 घंटे नौकरी, कार्ड लगाना है 8 बजे, 4:30 बजे कार्ड लगा के अटेंडेंस लेके निकल जाना है। तो मुझे 10-15 दिन मैंने झेल लिया, बट अंदर से मेरे को एक तरह से डिप्रेशन होने लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। मुझे ऐसे वर्थलेस फील आने लगी कि मैं कोई हालांकि जो ये काम करते हैं मेरा उनके लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, बट मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं उस चीज को कुछ दे नहीं पा रहा था। मैं अपने अंदर वो कमी मानूंगा कि मैं उस काम के लायक नहीं। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और जिस चीज का जो मेरे अंदर जो चिंगारी थी, मैंने कहा उसको थोड़ा और भड़काते हैं। तो मैं निकल पड़ा, और फिर वहां से 2 साल लगे मुझे। तो मैं आज थोड़ा एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या आपने कोई अभिनय की ट्रेनिंग वगैरह भी ली या और कोई चीजें सीखी आपने? जी, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ट्रेनिंग लेके एक्टिंग सीख जाओ, ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये चीज़ एक्टिंग या कोई भी क्रिएटिव, पेंटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोई भी कुकिंग हो गया, कोई भी ऐसा काम है जो ट्रेनिंग आपको पॉलिश कर सकती है। बट आपके अंदर जो पैशन है ना, वो बचपन से ही होता है मेरे हिसाब से। वो आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो बचपन से ही आप निखार सकते हो उसको। तो मैंने भी वही किया, मैंने निखारने की कोशिश की, और मैं अभी भी निखार रहा हूँ, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो मैं अभी भी रोज सीखता ही हूँ कुछ ना कुछ। तो वो मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने ट्रेनिंग इन द सेंस ऐसे ली कि जैसे एक्शन रिएक्शन क्या है, आपके 9 रस हैं। जो आप थिएटर करोगे, जो थिएटर करते हैं उनको पता होगा कि 9 रस होते हैं, 9 रस ये है। फिर आपका कंसंट्रेशन पावर क्या है, आपको फटाफट रोना कैसे है, आपको सीन में अपना मूड ब्रेक कैसे नहीं करना है। ये जो टेक्निकलिटीज होती है ये सीखा, और इन चीज़ों को अप्लाई किया, और इससे जो मेरे अंदर का एक्टर था उसको और फायदा हुआ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। बट हाँ, मैं इस चीज़ के भी अगेंस्ट हूँ जो आजकल ये एक बिजनेस बन चुका है। जैसे एजुकेशन है, जैसे एक्टिंग एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, कोई भी अब एक बिजनेस बन चुका है एक तरह से, कि इतनी फीस दो, आप 1 महीना ये करोगे। 5-5 लाख रुपए लोग ले रहे हैं, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, किसी को भी एक्टिंग सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे आर्मी में जाने के लिए एक SSB होती है ना, आप इंजीनियरिंग करते हो, आपका इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम, डॉक्टर करते हो, नीट का एग्जाम होता है। तो आई थिंक एक्टिंग स्कूल्स में भी एक ऐसे एग्जाम्स होने चाहिए कि क्योंकि आप जिस बंदे के अंदर एक्टर ही नहीं है, आप उससे भी पैसा लेके, तो वो एक बिजनेस बन चुका है, मैं मानता हूँ। तो आई थिंक हर चीज का एक एंट्रेंस होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि जो लोग वो क्लियर करें, उनको वो अगर पैसा खर्चे तो कहीं ना कहीं समझ भी आता है जिस इंसान के अंदर वो चीज है ही नहीं, आप उसको, अब हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता ना, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, तो आप उससे भी पैसा। तो मैं इस बिजनेस के अगेंस्ट हूँ। बट हाँ, अगर आपको कहीं थिएटर करने का मौका मिल रहा है, या आपको कहीं एक्टिंग क्लासेस सीखने का मौका मिल रहा है, या आपको कहीं भी एक बजट में एक्टिंग ट्रेनिंग सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप करिए। आपको स्कूल में प्लेस का मौका मिल रहा है, थिएटर का मौका मिल रहा है, तो आप वो करिए। तो वो बहुत जरूरी है, और वो सीखिए। तो आपको पहला ब्रेक कहाँ मिला था, कौन सा सीरियल था, कैसे मिला था?
सर पहला जो मेरा मेजर ब्रेक था वो आई थिंक ये मोल्की सीरियल होगा, जिसमें मैंने नवीन का किरदार निभाया था। हालांकि वो ज़्यादा देर नहीं चला, बट उसमें मैंने बहुत चीज़ें सीखी कि कैमरा एक्टिंग क्या है आपका, क्योंकि हमें जब हम देखते हैं टीवी में कोई भी एपिसोड देखते हैं, मूवी देखते हैं, वेब देखते हैं, तो उसमें 2.5 घंटे की या 2 घंटे की या आधे घंटे का सीरियल जो भी होता है, तो हम उसमें देखते हैं, हमें लगता है कि ये तो 2.5 घंटे की पिक्चर है, तो 1 दिन में बन गई होगी या 10 दिन में बन गई होगी। बट उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, आपको एक सीन आपको 10-10 बार करना है, आपको वो मूड रखना है, आपको पहले उसका मास्टर देना है, फिर क्लोज देना है, फिर कोई अलग एंगल से शॉट देना है, वाइड देना है, ओएस देना है। तो ये सब जो टेक्निकलिटीज है कैमरा एक्टिंग, जो मेरे को सीखने को थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर जो हुआ, वो मैं मानूंगा मुझे बालाजी टेलीफिल्म्स के मोल्की से हुआ। इन दिनों आपका दंगल टीवी का सीरियल मन सुंदर काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है जी। तो इस सीरियल से जुड़ना कैसे हुआ? क्या आपने कोई अप्रोच किया था, कहीं से ऑफर आया? जी 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 ये हुआ कि कोविड का टाइम था, किसी के पास कोई काम नहीं था, तो ये मुझे सबसे पहले ऑडिशन आया था प्रोडक्शन हाउस से, आई थिंक जून या जुलाई में। कोविड का टाइम था तो मैंने ऑडिशन दिया। मैंने इससे जो सबसे पहला ऑडिशन दिया था वो मुझे कहीं किसी बाहर के कोऑर्डिनेटर से आया था, तो मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। 2-2.5 महीने हो गए, मैंने दे दिया ऑडिशन। फिर उसके बाद फिर किसी से मुझे इसका ऑडिशन के लिए आया और फिर मैंने वो दिया। मैंने कहा ये तो मैंने दिया हुआ है, इसका तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं आप एक बार फिर दो, तो मैंने फिर से बना के दिया। तो मैंने ऑडिशन दिया, फिर मुझे कॉल आई, फिर उन्होंने मेरा प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन लिया, मुझे पूरा निहार गोयल के गेटअप में बना के, मेरी दाढ़ी वाड़ी कटवा के, बाल बना के, कपड़े पहना के। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ तो हमारी वर्कशॉप चली। तो आई थिंक ये मैंने अप्रोच नहीं किया था, मुझे ऑडिशन आया, मैंने ऑडिशन दिया, मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ, तो फिर आज मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो आपको जो निहार गोयल का किरदार है, वैसे तो दर्शक काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन आप किस ढंग से इसे परिभाषित करेंगे? जी मैं इसे इस तरीके से परिभाषित करूँगा क्योंकि ये आदमी एक रिच नॉर्मल 22 से 24 साल का लड़का होता है ना, वो है। जैसे जोश से भरा हुआ, एक सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, अपने फैमिली की इज्जत करता है, बट कहीं ना कहीं जहाँ उसको पता है कि उसकी माँ या उसका बाप या उसकी दादी या उसका भाई जहाँ गलत कर रहे हैं वहाँ वो खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। लेकिन हाँ उसको ये भी पता है कि वो गुस्से में कई बार आवाज़ तो उठाता है, लेकिन अपने बुजुर्गों के आगे गुस्सा कर देता है तो वो उनसे माफ़ी भी मांगता है। तो बड़ा केयरिंग आदमी है, बहुत समझदार इंसान है, मॉडर्न इंसान है, थोड़ा सा घमंडी भी है और थोड़ा सा एरोगेंट भी है, बट केयर करता है। वो अंदर ही अंदर वो केयर करता है, चाहे एक्सप्रेस नहीं करेगा बट कहीं ना कहीं केयर करता है। निहार गोयल और शिवम खजूरिया में कितना अंतर है? निहार गोयल और शिवम खजूरिया में ज्यादा अंतर नहीं है, बट एक चीज का अंतर है, वो शायद 2 से 3 हजार करोड़ का मालिक है, मैं 2-3 करोड़ का मालिक भी नहीं हूँ, एक ये अंतर है। दूसरा अंतर है कि वो थोड़ा एक्सप्रेसिव आदमी है, वो जैसा वो फील करता है वो बोल देता है। अगर उसको गुस्सा आता है वो गुस्सा कर देता है, उसको प्यार आता है वो प्यार भी कर देता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ अपनी रियल लाइफ में। मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं चल छोड़ना, इग्नोर कर दूंगा, या प्यार आएगा तो मैं बोलूंगा नहीं, या किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के एक्सप्रेस करूंगा, बट सीधा बोल के नहीं करूंगा। तो ये अंतर है, बाकी आई थिंक कुछ खास अंतर नहीं है हम दोनों में। इस कैरेक्टर को जब निभाना था, जो इसके घूमना था, मैंने वर्कशॉप के अलावा और क्या क्या आपने अपने हिसाब से तैयारियां की थी? अच्छा सर, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। शिवम थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है, निहार गोयल इतना स्मार्ट नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी के साथ इतना गलत हो रहा है और वो अभी तक भी वो कड़ी से कड़ी नहीं मिला पा रहा है। शिवम होता तो वो एक ही बार में मिला देता। चलिए, तो एक चीज और बताएं मुझे कि आप भी संयुक्त परिवार से आते हैं, मानिए एक परिवार से आप भी आते हैं और ये भी पारिवारिक सीरियल है जी। अब तक जो भी दृश्य फिल्माए गए हैं, क्या किसी ऐसा कोई दृश्य था जिसमें आपको अपने घर की कोई बात याद आ गई है? सर ऐसे आई थिंक एक वो फादर वाला सीन आया था जिसमें निहार अपने फादर से माफी मांगता है
रोता है उनके आगे कि उसने गलत किया, वो गुस्से में ऐसी चीज़ कर देता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है, फिर वो माफ़ी मांगता है। तो आई थिंक वो सीन में मैं बड़ा इमोशनल हो गया था, क्योंकि मैं भी अपने फादर से, हम जैसे मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो मैं भी अपने जैसे मैं गलती करता हूँ तो मैं माफ़ी नहीं मांगता अपने परिवार से, या कुछ ऐसे नहीं, बात को इग्नोर कर देते हैं और वो टाइम के साथ साथ वो बात भूल जाते हैं। तो जब वो मैंने सीन किया, मुझे लगा कि यार आगे जब मैंने ऐसी कोई गलती की थी तो मुझे भी ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो आई थिंक वो मैंने रिलेट किया। और क्या किया रिलेट, नहीं, बाकी मेरी माँ बहुत सिंपल है, ऐसे कि कोई चाल नहीं चलती। मेरे फादर गुस्से वाले बिल्कुल नहीं है, तो बाकी कुछ ज़्यादा सिमिलैरिटीज। चलिए, अब तक आपने जो भी सीन फिल्माए हैं उनमें से कोई ऐसा सीन था जिसके लिए आपको चुनौती लग गई हो कि चुनौतीपूर्ण या बहुत कठिन लग गया हो? जी सर, मेरे लिए रोमांस करना बड़ा मुश्किल है सर। मेरे लिए वो एक सीन था जिसमें निहार रुचिता को अमृता समझ के रोमांस करता है। तो वो वैसे तो बड़ा आसान लगता है, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया खुद से, मतलब ऐसे फूल वूल सजा के आई लव यू बोलना, वो मैंने किया ही नहीं कभी। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। मेरे अंदर एक थोड़ी सी शाइनेस है उसको लेके, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और वो मुझे लगा था कि यार पता नहीं क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई, बट उस सीन के लिए मुझे इतना अप्रिशिएट किया लोगों ने कि वो इतना अच्छा सीन आया टीवी में दिखकर। उसमें एक ठहराव था, एक प्यार था आंखों में, पता नहीं कैसे आ गया वो, लेकिन वो मेरे लिए एक चैलेंज था। एंड वो उसका क्या हुआ था, वो स्क्रिप्ट भी मुझे 5 मिनट पहले मिल गई थी, तो मैं एक तरह से अंडर प्रिपेयर्ड भी था। और एक रोमांटिक सीन ऐसा था एक्सप्रेस करने वाला, तो उसमें मुझे थोड़ा डर नहीं लग रहा था, बट ऐसे लग रहा था कि ये मैं कैसे लाऊं, मैंने कभी किया ही नहीं है। तो आई थिंक वो था, बट वो मेरा सबसे फेवरेट सीन भी है, क्योंकि वो बहुत अच्छा सीन मुझे लगा। वो फिल्माया भी बहुत अच्छा सीन था, एंड उसमें मेरे इमोशंस भी निकले बहुत अच्छे। अभी भी मैं कहीं अपना जैसे वर्क भेजना होता है किसी को, तो मैं वो सीन जरूर डालता हूँ शो रील में। तो क्या अब इन फ्यूचर रोमांटिक सीनों को ज़्यादा अहमियत देंगे आप? जी, अब मुझे वैसे सच बोलूँ तो मुझे ना थोड़े दिल टूटने वाले, थोड़े गुस्से वाले सीन, मैं उनमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, मज़ा आता है। बट रोमांटिक सीन जैसे निकल के आया तो मुझे लगता है कि यार क्यों नहीं, अब करना चाहिए, थोड़ा रोमांस भी ज़रूरी है लाइफ में। मुझे लगता है रियल लाइफ में रोमांस करना शुरू करना पड़ेगा, तो रियल लाइफ में अच्छा निकलेगा। रियल लाइफ की जो घटनाएं होती हैं, जो अनुभव होते हैं, वो अभिनय में किस तरह से मदद करते हैं? बहुत तरह से सर, मतलब अभिनय आपसे तभी हो सकता है जब आप रियल लाइफ में लोगों को देखते हो, आप रियल लाइफ में लोगों को महसूस करते हो, उनके दर्द को समझते हो, उनकी खुशी को समझते हो, उनके गुस्से को समझते हो, और अलग अलग कैरेक्टर देखते हो, तभी आप अभिनय कर सकते हो। नहीं तो आप कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा दुनिया में कि कितने टाइप के। अब जैसे निहार गोयल एक ऐसा कैरेक्टर है जैसे बहुत लोग मिलेंगे, बट कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें जो थोड़ा साइकोपैथ है, या कुछ थोड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर है, जिसकी डार्क शेड भी है, जो पॉजिटिव भी है। तो ऐसे कैरेक्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे रियल लाइफ में कहीं ना कहीं, और फिर आपको थोड़ा अपनापन उसमें लाके एक मिक्सचर बना के आप तभी पोर्ट्रे कर सकते हो। तो आई थिंक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हर तरीके से आपकी हेल्प करते हैं एक्टिंग। मन सुंदर में अभिनय करने के अब तक के अनुभव क्या रहा है, और किस कलाकार के साथ आपकी ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग है? सर मेरी पर्सनली अगर आप पूछेंगे, सबसे फेवरेट मेरी मदर जो बनी है पूनम जी, उनके साथ है, और हमारी जो छोटी मेरी भतीजी अस्मी जो प्रियू का कैरेक्टर निभा रही है, उसके साथ है। बाकी मेरी सभी के साथ है, बट उनसे मेरा दिल से थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन। बट मेरी जो हमारी लीड रुचिता है श्रुति, उसके साथ भी बहुत अच्छा है। हमारा क्या है, हम एक फैमिली बन चुके हैं, क्योंकि 4 महीने, जैसे मैं आपसे अभी ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, हमारी छुट्टी बहुत कम हुई है, हम ऑलमोस्ट सारे इसी साइड पे रहते हैं, तो सब 1 घंटा लगता है, सबको 1.5 घंटा लगता है हमारे सेट पे जाने के लिए। तो आप लगा लो 15 से 16 घंटे हम साथ में होते हैं रोज। तो 15 से 16 घंटे 4 महीने से साथ, एंड मतलब ये एक फैमिली है। अभी जो मेरी माँ पूनम जी मुझे मेरी माँ ही लगती है, नरेश जी मुझे मेरे फादर ही लगते हैं, रुचिता मुझे मेरी बीवी नहीं लगती है, बट बहुत खास दोस्त लगती है। तो
आई थिंक ये हम लंच में साथ में बैठ के खाना खाते हैं, हम मतलब ऐसा है कि एक फैमिली है, ऐसा हो, इतना क्लोजनेस है। बट हाँ, मेरी फेवरेट अगर आप पूछोगे तो पूनम जी जो अपर्णा मैम रोल करती है, उनके साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन बन चुका है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, उनकी तरफ से मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके, क्योंकि वो उनमें मैं बहुत एक पैशन देखता हूँ काम को लेकर, और मुझे पैशनेट लोग बहुत पसंद है। मतलब हमेशा हंसते हुए काम करना, हमेशा अगर 6:30 का भी कॉल टाइम है तो 2 मिनट ऐसे करना, फिर जब टाइम पे आना तो एकदम से चार्ज होके आना। तो ये चीज आपको इंस्पायर करती है कि यार ये अगर इस एज में, शी इज नॉट दैट ओल्ड, इस एज में अगर आप इतने पैशनेट हो तो इट्स गुड। आप किस चीज के ज्यादा पैशनेट हैं? मैं सर अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हूँ। पैशनेट मतलब जोश, पैशनेट मतलब कि अभी देखो जैसे हम 16 घंटे या 17 घंटे काम कर रहे हैं, हमारे पास सोने को कितना 4 घंटे, उसके बाद 1 घंटा आप खाने पीने में लगा लो, 1 घंटा टाइम पास में लगा लो, तो टाइम है ही नहीं। हम अपने फैमिली से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, 2-4 दिन में एक बार फोन करते हैं, जब मैं रास्ते में आता हूँ तब बात करता हूँ। तो आई थिंक तभी भी एक खुशी होना, कई बार ऐसे सीन करते हैं जिसमें हमें वो फील नहीं आती कि नहीं यार ये ज्यादा हो रहा है या कुछ ऐसा है, क्योंकि ऐसे भी सीन है जैसे रुचिता बहुत परेशान हो रही है, तो कई बार हमें भी बुरा लगता है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसे। बट फिर भी एक खुशी होना, हर चीज की प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी एक जो खुशी होना, और सुबह उठना, चार्ज होके उठना, और ऐसे उठना कि बस मैं फटाफट सेट पे पहुंचूं और आज मैं कुछ कर दूंगा खतरनाक। तो वो वही पैशन है सर, वही का, उसी चीज का मजा है। वही चीज मैं 22 साल से 23 साल से ढूंढ रहा था, वही चीज मुझे मिल गई। लेकिन सीरियल में एक ही किरदार को एक लंबे समय तक जीना जी, वही जिंदगी वही सब कुछ जी, कहीं बोरियत नहीं होती? कहीं अंदर का जो क्रिएटिव पर्सन है वो नहीं कहता अरे छोड़ो इसको? सर होती है, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत होती है। अब मैं भी, वो लड़की गिरती है, मैं पकड़ के उठाता हूँ, मैं भी परेशान हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि चाहे चीजें रेपिटेटिव हैं, बट फिर भी एक अलग चीज है, क्योंकि स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। अब चाहे एक सेम फॉर्मेट में चलती है, बट कुछ ना कुछ अलग तो होता ही है, ट्विस्ट तो आता ही है। अब अगर वो गिर रही है, वो मुझे पता है वो हर एपिसोड में गिरेगी, लेकिन वो हर बार एक अलग सिनेरियो से गिरेगी। कभी उसका कहीं पे पैर फिसलेगा, कभी कुछ होएगा, कभी कुछ, थोड़ा चेंज होता है। काम मोटिवेशन नहीं है। आज मुझे पता है मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं अपने मनपसंद का काम कर पाऊं, बट मुझे पता है जब मैं अपने उस बैंक को मैं बचा के रखा, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा टाइम आएगा, जब मेरे पास पावर होगी, कि मेरे पास ऑप्शन होगा चूज करने का कि मुझे क्या प्रोजेक्ट चूज करना है, तब मैं ऑडियंस के सामने ऐसा काम लेके आऊंगा जो जिसकी ओनरशिप मैं लूंगा। इस सीरियल में बहुत सी घटनाक्रम बहुत तेजी से घट रहे हैं जी, ये क्या है, क्या सारा खेल? सर ये खेल मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये समझाऊंगा कि पहले तो मेरी शादी जबरदस्ती हुई, वो शादी हो गई। दूसरी बात, वो हमारे सोशल स्टेटस को मैच नहीं करती लड़की। ऊपर से लड़का जितना सुंदर है, स्मार्ट है, दिखाया गया है उसमें, वो लड़की उसके लेवल की भी नहीं है। ऊपर से अब एक अमीर फैमिली है जिनका एक स्टेटस है, वो फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। शादी तो बाप ने करवा दी, लेकिन जो माँ है, दादी है, बाकी लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है उसको एक्सेप्ट करना। उनको लगता है कि इस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी खराब होगी। ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं अभी भी कि अगर कुछ हुआ है तो वो इसकी वजह से हुआ है, या बहू की वजह से हुआ है, या बेटी की वजह से हुआ है। तो ये चीजें अभी भी चलती है। कोई भी कहानी आती है, कोई भी कहानी 100% ओरिजिनल हो ही नहीं सकती। कोई भी चीज इस दुनिया में आएगी 100% ओरिजिनल कुछ नहीं होता। हर चीज की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से ली जाती है। तो अगर ये चीज हो रहा है तो मतलब हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं 10% तो वो चीज है। हाँ, लेकिन ये है कि कहानी बढ़ती जा रही है, वो आई थिंक सर वो क्रिएटिव कॉल है। वो चैनल के पास और प्रोडक्शन हाउस के पास, इनके पास सारा डेटा आता है। अब ये चीज देखते हैं कि कौन सी चीज वर्क कर रही है। आप अपने जो अंडर का क्रिएटिव पर्सन है उसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं? सर सबसे पहले तो जो भी सीन आता है मेरे पास, उसमें मैं एक अपना फ्लेवर ऐड करने की कोशिश करता हूँ।
जैसे कि कुछ चीज़ें मैं थोड़ी बहुत ऐड करता हूँ, वो अच्छी भी लग जाती है और वो टेलीकास्ट भी हो जाती है। एंड दूसरी बात, मैं अपने डायरेक्टर को बहुत क्रेडिट दूंगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब मेरा जो सोचने का तरीका है और उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत मैच करता है चीज़ों पे। तो हम जो भी मैं चीज़ करता हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना कि शिवम ये मत कर, ये मज़ा नहीं आया, बहुत कम, एक दो बार। तो आई थिंक मेरे को वहां से बहुत अच्छी सपोर्ट है, मेरे को चैनल से बहुत अच्छी सपोर्ट है, मेरे को प्रोडक्शन हाउस से बहुत अच्छी सपोर्ट है कि मुझे वो थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन, थोड़ा अपना फ्लेवर लाने देते हैं। तो आई थिंक इस तरीके से मैं अपने क्रिएटिव पर्सन को वो करता हूँ। एंड मैं अपनी क्रिएटिविटी को और जागरूक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी अलग अलग मूवीज देखता हूँ, अलग अलग बुक्स पढ़ता हूँ, अलग अलग कंटेंट जो भी अवेलेबल है वो देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे हर जगह का मैं एक रस ले लूँ। इन दोनों एक चीज़ और हो गई, OTT प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से उभर रहा है जी। ऐसे में तमाम टीवी कलाकार OTT की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोग फिल्मों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्या आपकी कोई योजनाएं हैं? जी सर, जरूर है, क्योंकि एक एक्टर है, एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट और जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं भी चाहूँगा कि मैं आगे जाके ऐसा काम करूँ कि जिसमें मैं थोड़ा सा और रियलिस्टिक चीज़ें लेकर आऊँ और उसको एक रियल जोन में खेलूँ, थोड़ा और चैलेंजिंग चीज़ें हो। एंड मैंने अभी एक वेब सीरीज की भी है, एस्केप लाइफ करके, उसमें मेरा एक कैरेक्टर है, ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं है बट है, सरफराज नाम का। तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया एंड वो आई थिंक मार्च या फरवरी एंड या मार्च में शायद रिलीज होने वाली है। तो हाँ सर, मैं तो एक्टर के लिए देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि मैं टीवी करूंगा या मैं मूवीज ही करूंगा या मैं वेब करूंगा या मैं शॉर्ट फिल्म्स नहीं करूंगा या मैं प्लेज नहीं करूंगा। जहां मुझे ऐसा लगेगा कि ये काम मेरे दिल से मन कर रहा है मुझे करने का, चाहे उसमें पैसा कम है, चाहे उसमें ज्यादा चैलेंज है, चाहे उसमें ज्यादा रिस्क है, मैं करूंगा सर, क्योंकि यही मेरी उम्र है सर, अपने आप से खेलने की। बाद में जब आप थोड़े से आपकी एज बढ़ जाती है, आप 30-35 से ऊपर हो जाते हो, तब आप थोड़े से रिस्ट्रिक्ट भी हो जाते हो अपने कैरेक्टर्स को लेके, आप क्योंकि उनके लिए एक 22 साल का लड़का प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए अभी चीजें ज्यादा ओपन है, तो मैं तो हर चीज के लिए ओपन हूँ। आपके दिमाग में कोई ऐसा किरदार है जिसे निभाना चाह रहे हो? सर मेरे दिमाग में 2-3 किरदार है। एक किरदार है जो एक रॉकस्टार मूवी थी, या इम्तियाज अली सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड संजय लीला बंसाली जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरीके से वो अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं और जिस तरीके से वो डिटेल पे ध्यान देते हैं, स्पेशली संजय लीला बंसाली सर, तो वो तो आई थिंक हर एक्टर के लिए एक वो है कि मतलब इससे बढ़िया कुछ है नहीं। एंड बाकी एक इंग्लिश वेब सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स, तो उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आई थिंक मैं अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ उसके लिए, बट अगर मैं आने वाले 8-10 सालों में कुछ ऐसा कैरेक्टर करूँ, मतलब मुझे इंटेंस कैरेक्टर्स पसंद है जिसमें मेरी इंटेंसिटी दिखे, पेन दिखे, हर चीज़ में ना एक जज्बा दिखे, तो वो पसंद है। क्या आपकी लाइफ में कुछ इंटेंसिटी वाले चक्कर रहे हैं? सर मैं ऐसे, मेरी लाइफ में हर चीज़ जो भी मैंने की है इंटेंसिटी के साथ की है। अगर मैं किसी से गुस्सा हुआ हूँ तो उसमें इंटेंसिटी है, किसी से प्यार किया है तो दिल से प्यार किया है, किसी की परवाह की है तो दिल से की है। और उस चक्कर में क्या होता है, आप कई बार थोड़े से अंधे भी हो जाते हो, आप प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान नहीं देते, बट मैं ऐसे ही, अब प्रैक्टिकलिटी पे जो ध्यान देता है वो दे। तो क्या कहीं प्यार में धोखा भी मिला है क्या? नहीं सर, मुझे धोखा नहीं मिला प्यार में, बट हाँ ये है कि मेरी बात नहीं बनी, और हालांकि उसमें गलती किसी की नहीं थी, शायद मेरी ज़्यादा थी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे होते हैं तो आप कभी कभी मैनर्स भूल जाते हो, तो शायद मैं अपने मैनर्स भूल गया था उस टाइम। जी। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे घूमना बहुत पसंद है, नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, एंड मुझे अपने आप को फिट रखना बहुत पसंद है। हालांकि मैं ऐसे हार्डकोर जिम का पागल नहीं हूँ, बट मेरे को अपने आप को फिट रखना है, चाहे मैं भाग के रखूँ या जैसे मेरा घर पे बॉक्सिंग बैग लगा, कभी बॉक्सिंग कर ली, तो अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। एंड मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, अनजान लोगों से बातें करना, एंड
कुछ भी, मेरे को पागलपन पसंद है। मतलब जैसे कभी मेरा मन करता है यहाँ से साइकिल पे कहीं निकल जाऊँ या कहीं निकल जाऊँ कुछ कर, मेरे पास अभी बस टाइम की कमी है, थोड़ा सा टाइम आएगा तो मैं थोड़ा और पागलपन दिखाऊंगा। जब आप अनजाने लोगों से बातचीत करते हैं तो किस तरह की चीज़ों में आपकी उससे रुचि होती है, और क्या वो चीज़ें कहीं आपके अभिनय में भी बाद में मदद करती हैं? सर हर तरह से करती है मेरे को। मैं किसी भी अजनबी से बात करता हूँ, मैं उसका थॉट प्रोसेस, उसकी ज़िंदगी की कहानी, मैं एक तरह से चोर हूँ। मैं उनकी कहानियाँ लेता हूँ, मैं उनका दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है मैं उसे लेता हूँ, मैं उनकी सोच लेता हूँ और फिर वो मैं अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे उसको कहाँ यूज़ करूँगा। तो मैंने एक तरह से अपना बैंक बनाया है कि जैसा मेरे को जो एक सीन आएगा या कुछ आएगा, मैं उसकी कहानी ऐसे थी तो उसने ऐसे किया था, वो शायद अच्छा लगेगा तो मैं वो डाल देता हूँ। तो ऐसा है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि उन कहानियों को आप लिखते भी होंगे? सर मैं लिखता हूँ बट मैं किसी को वो दिखा नहीं रहा अभी जो मैं लिखता हूँ, या मैं उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो सही टाइम नहीं है कि मैं अब जो चीज़ मैंने लिखी है उसकी मैं बात करूँ या कुछ करूँ। बट वो बड़े थोड़े अलग कंसेप्ट लिखता हूँ मैं, साइंस फिक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें लिखता हूँ मैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अभी मुझे लगता है वो टाइम भी नहीं आया है, ना अभी मुझे लगता है कि वो मुझे अभी बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनको लेके थोड़ा और डिटेल में जाऊँगा, तब मैं जब एक फाइनल जिस चीज़ से मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा तब मैं उस बारे में दुनिया को बताऊँगा या अप्रोच करूँगा किसी को कि उस पर कुछ बने या कुछ भी हो। आप जिस उम्र के दौर से गुजर रहे हैं उस उम्र के बच्चे घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। जी सर। ये शौक आप में है या नहीं, और कहाँ जाना पसंद करते हैं? सर बहुत है सर। मुझे हमेशा लगता है मेरी ऐसे ड्यूल पर्सनालिटी है, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसे मन करता है कि मैं कहीं ऐसे पहाड़ों में जाऊं, जो मैं जाता भी हूँ, कि जहाँ पर मुझे शांति मिले, बिल्कुल पीस हो, आसपास बर्फ हो। और कई बार मुझे ऐसा मन करता है कि जहाँ पर लोग ही लोग हों, कोई ऐसी जगह जहाँ पर पागलपन हो एकदम से, मतलब पार्टी हो। तो मेरा ड्यूल पर्सनालिटी है, जहाँ जब मन करे जिस जोन में हो तो वो। आप कभी घूमने गए हो, किसी से कोई रोचक घटना घटी हो, या कभी कोई चीज़ आपको नई चीज़ सीखने को मिली हो, ऐसा कुछ रहा है? सर हर बार जहाँ जहाँ भी मैं घूमने गया हूँ, जैसे मैं केदारनाथ गया था और ऐसे टाइम पे गया था जब ज़्यादा टूरिस्ट अलाउड नहीं थे, कोविड का टाइम चल रहा था एंड बर्फ़ पड़ी थी एंड रास्ता इतना आसान नहीं था, बारिशों का वक्त था। तो मैं तब ऐसे ही एक बार रात को मुझे सपना आया कि मैं केदारनाथ में घूम रहा हूँ, तो मैं सुबह बाइक लेके निकल गया। तो मैं केदारनाथ मुझे कुछ नहीं पता था अरेंजमेंट है ये है वो, बट मैंने सब वहाँ जाकर हो गया। एंड उस टाइम पे मुझे पुलिस वाले थे वहाँ पर जो वहाँ पर गार्ड करते हैं, उन्होंने भी मना किया कि अभी आप मत करो क्योंकि भालू और शेर लेपर्ड वगैरह दिखे गए हैं रास्ते में। बट मेरा अंदर से वो था कि मुझे जाना है। तो घटनाएं हुई क्योंकि क्या होता है कि वो रास्ता जब यात्रा होती है तो रास्ता मेंटेन्ड होता है, जब यात्रा ही नहीं होती, लोग ही नहीं आते, तो है तो वो पहाड़ ही, तो आपको रास्ता ही दिखेगा, आप कैसे जाओगे। तो कहीं ना कहीं से वो एक बड़ा एडवेंचरस ट्रिप था मेरे लिए कि मतलब मैंने खुद कई बार अपना रास्ता बनाया, कई बार गिरने वाला था, स्लिप होने वाला था, और बड़ा एडवेंचरस ट्रिप था और बहुत मज़ा आया मुझे। जब मैं मंदिर में पहुंचा, मैं मंदिर के कपाट खुले हुए नहीं देख पाया क्योंकि वो अलाउड नहीं था उस टाइम, बट मैंने बाहर से ही उनको पूजा, हमारे केदारनाथ बाबा जी को। और पीछे जब मैंने वो पहाड़ देखा केदारनाथ का, जो उस पर एक किरण पड़ रही थी, एंड उससे खूबसूरत चीज़ मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखी। आपने बाइक का जिक्र किया, तो जी, इसका मतलब बाइक रखने का भी आपको शौक है? जी जी, मेरे को बाइक रखने का शौक है, बट मुझे जो बाइक तेज़ चलती है मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है मुझे उसका मज़ा नहीं है, जैसे रॉयल इनफील्ड होगी या हार्ले डेविडसन होगी, जो थोड़ी सी ऐसी बाइक्स हैं, क्रूज़र बाइक्स हैं, मुझे उनका मज़ा आता है जो लॉन्ग ट्रिप्स पे जा सके। एंड गाड़ियाँ लेकिन मुझे तेज़ पसंद है, तो क्योंकि गाड़ियों में थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी होती है, तो मुझे पसंद है गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, थोड़ा रश फील होता है। लेकिन बाइक चलाने का एक अंदाज अलग होता है और बाइक की पसंद लोगों की अलग अलग होती है। जी, तो आपकी क्या पसंद है उसमें? जी मेरी पसंद रॉयल इनफील्ड ही रही है हमेशा से, और शायद आगे भी रहेगी। अगर उसकी टक्कर की कोई बाइक आए तब देखेंगे, बट मुझे मज़ा ही वो बाइक चलाने में आता है, और मैं सबसे अच्छी बाइक ही वो चला सकता हूँ।
तो आई थिंक कि उस पर मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस फील होता है। बड़ी ट्रस्ट वर्दी बाइक है, आपको धोखा नहीं देगी, कहीं भी चले जाएगी, पहाड़ों में ले जाओ, जहाँ रोड है वहाँ ले जाओ, जहाँ रोड नहीं है वहाँ ले जाओ, आपको उसका मैकेनिक हर जगह मिल जाएगा। तो बड़ी ट्रस्ट वर्दी बाइक है एंड एक फील आती है उस बाइक की, जो आवाज़ है, जो उसकी वाइब्रेशन है, मुझे पसंद है। चलिए शिवम जी, फिल्मी संगम चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।